हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने ब्रेन को मैसेज देंगे अगले 40 मिनट के लिए सक्रिय रूप से दत्तचित्त होकर अध्ययन करें। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हमने सैटरडे को जो पढ़ा हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस बीच में आपको जो भी डिफिकल्टी है आप उसे नोट करके लास्ट में पूछ लीजिएगा। क्लास होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आई होप आपने जब कल टेस्ट किया तो प्रॉब्लम्स अपनी वैसे भी लिख ली होगी, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप टेस्ट करें आप मुझे उसके आंसर्स भी भेजें ताकि पता रहे आपने सच में किया है। वैसे तो खैर आपने डेफिनेटली आई नो किया होगा, बट थोड़ा सा आप अगर मुझे भेज देंगे तो प्रॉपर एक चेकिंग हो जाएगी। चलिए, अब मैं थोड़ा सा अगर पूछना चाहूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा, तो आप मुझे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी का डिफरेंस समझाइए, क्या है। यस, बोलना चाहेंगे। देखिए, पेडागोजी सिंपल सा बताया था, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होती है ना। और फिर एंड्रोगोजी, ए याद रखेंगे, एडल्ट लर्निंग हो जाती है। और ह्यूटागोजी में सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग की बात की गई है। मतलब जहां स्टूडेंट खुद इतना एक्टिवेट हो जाए कि वो निश्चित कर ले अब मुझे पढ़ना है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले, वो है। फिर हमने 5 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े थे। उसमें क्या क्या था? सबसे पहले शैशवावस्था, इन्फेंसी, फिर टॉडलरहुड था, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस, ये सारे हमने एक डायग्राम के माध्यम से देखे थे। फिर हमने भाषा का जो विकास था वो देखा नॉर्म चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। फिर आया उसके बाद लॉरेंस कॉलबर्ग। तो कॉलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताई थी ना, याद है सभी को। फिर ये जो 17 पॉइंट्स थे ये मैंने ग्रुप में भेज भी दिए थे, तो ये कंटेंट आपके पास आ भी चुका है। ठीक है, ये देख लीजिए सारी जो हमने स्टडी की थी। ये लैंग्वेज वाला जो चॉम्स्की, इसके अंदर ये पूरा इस तरह चार्ट है। फिर कॉलबर्ग का क्या कह रहा है वो उसमें, प्री कन्वेंशनल यानी बचपन, फिर कन्वेंशनल स्टेज, फिर पोस्ट कन्वेंशनल पे आ गए। अब अच्छी टीचिंग के लिए 5 जरूरी तत्व क्या है। पीडीएफ में 45 क्वेश्चंस थे, वो करके इतना तो समझ में आ गया होगा कि रटने से काम नहीं चलेगा, रटना भी पड़ेगा। ये सीक्वेंस लर्न करनी पड़ेगी बिल्कुल। कभी कभी सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, बट इसको प्रैक्टिकली वो किस तरह से पूछे कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस क्या है, स्टूडेंट की वीकनेस क्या आपको पता हो। फिर आप उसकी रेमेडी उपचार ढूंढेंगे, फिर आप प्रॉपर गाइडेंस देंगे, फिर आप फीडबैक भी लेंगे। जैसे हमने परसों टेस्ट दिया, फिर कल आपको आंसर की भेजी, आज आपसे ये कहा उसमें क्या प्रॉब्लम आई, तो मैं फीडबैक भी ले रही हूँ आपको ये भी कहा फोटो क्लिक करके अपनी आंसर की भेजिए ताकि हम चेक करें। फिर रेनफोर्समेंट, फिर आपको हम मोटिवेट करेंगे कि आपको इस तरह से तैयारी करते हुए नेट जेआरएफ क्रैक करना है। ये हमने जो ब्लूम पढ़ा था 1956 में, ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई थी, उसी के 2 शिष्य एंडरसन एंड कॉर्थवॉल, इन्होंने 2001 में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। वो सारे पॉइंट्स आपको सीएपी कैप वाले लर्न करने ही हैं। एंड उसमें इन्होंने लास्ट में क्रिएट वाली थ्योरी दे दी थी कि सब कुछ हो गया, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड एवरीथिंग, तो अब क्रिएट भी तो करेंगे कुछ। तो उन्होंने नॉलेज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया वो देखिए, फैक्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ठीक है, अब रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया, ये ग्राहम पॉल्स ने दिया था। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इसमें मैंने सुल्तान नाम के बंदर के ऊपर जो चिंपैंजी पे जो एक्सपेरिमेंट हुए वो बताए थे। इल्यूमिनेशन बताया, आहा मोमेंट, हम कोई चीज रख के भूल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल मोबाइल होती है ना, उसको रख के अगर भूल जाते हैं और हम कहते हैं ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा, छोड़ा, मुझे ढूंढना ही नहीं है, हम लेट जाते हैं, मैं तो अब रेस्ट करूंगी। बट हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, लास्ट टाइम मोबाइल कहाँ रखा था, किचन में ले गई थी, नहीं यहाँ था, लिविंग रूम में हो सकता है।
और अचानक से मुझे लेटे लेटे याद आता है, अरे वो रहा ना, वहां पे रखा था, डाइनिंग टेबल पे ही तो है। तो वो आहा मोमेंट होता है, अचानक से जो माइंड एकदम से इल्यूमिनेशन होता है, ब्लिंक होता है, एकदम से प्रकाश आ जाता है, समझ आ जाती है कि हाँ अरे याद आ गया, वो चीज़ है। फिर रिवोल्यूशन होता है और फिर उसमें सुधार किया जाता है, जो भी कमियां होती है उसको संशोधन किया जाता है। तो आपने कल क्वेश्चंस देखे किस तरह से पूछे जाते हैं, ये भी एक पीवाईक्यू है, मैंने बताया था। तो आपको ये सब थ्योरीज, अब आप कहेंगे 17 थ्योरीज है, कैसे लर्न होगी? भाई धीरे धीरे आप अपने कुछ क्लूज एग्जाम्पल्स बनाइए, उसको समझिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बार बार कह रही हूँ, योगा वालों के लिए पेपर सेकंड में भी आएगा। गेस्टॉल्ट पे आ चुका है 40 नंबर पे, जो ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है ये आ चुकी है। इसमें बिहेवियरिज्म अक्सर आते हैं, आप वो जब पीवाईक्यू करेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। कॉग्निटिविज्म तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला आप जब पेपर फर्स्ट की यूनिट 10 पढ़ेंगे तो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम वो मैं ही लूंगी और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो इसके बारे में तो आप वरी मत करना, ये आगे आपका तैयार और अच्छा हो जाएगा। बिटवीन आप, आज इसका कंटेंट मैंने आपको हिंदी में भेजा था, तो सब लोग प्रॉपर की नोट्स बना लेना, वो शॉर्ट में ही भेजे हैं मैंने, बड़े बड़े भेजे ही नहीं है, और प्रॉपर हिंदी में है, ठीक है। और ये हम उस दिन डिस्कस भी कर चुके थे। तो कौन कौन मेन इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो सब भी आप लर्न रखेंगे। बेसिक थ्योरी क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन भी मैंने कहा था स्कीमाज, असिमिलेशन, ये बिल्कुल आपने अब तक नोट कर लिए होंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, लाइक मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, आपको लग रहा है ये इंग्लिश में है, हमें तो हिंदी में ही चाहिए, तो आपको वो भी इस तरह से मिलेगा, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आए हम ये 1 बाय 1 हमने सारे ले लिए थे ये, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ भी चुके हो। बिहेवियरिज्म का पावलोव पढ़ा था आपने, वॉटसन, स्किनर पढ़ा, थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। फिर मैस्लो का हमने पूरा वो नीड्स पढ़ी थी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिल्कुल पूरे पढ़े हैं, कॉल रोजर्स। तो ये आपको याद रखने होंगे, ये करने ही पड़ेंगे याद, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कनेक्टिविज्म देखा, देन मल्टीकल्चरल एजुकेशन देखा, एंड ये गेस्टॉल्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर कर लेना। इसका मतलब किसी भी चीज को एज अ होल समझना है, पूर्ण रूप से समझना है, उसको टुकड़ों में नहीं समझना है। अब लाइक हम डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एक समग्र रूप में कि है क्या टीचिंग एप्टीट्यूड, क्या थ्योरी है, क्यों रखा ये फर्स्ट पेपर में, हमारा क्या यूज होगा, कैसे हम इसको तैयार करें, वो सारी चीजें हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, और ये सारी आपके काम आएगी कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद फिर अनुभवात्मक आ गया था, हम ये कंप्लीट कर चुके थे 17 तक। हमें आज लेना है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो हमने अभी तक इस पूरे हफ्ते जो भी पढ़ा था लास्ट वीक, आप उसका प्रॉपर रिवीजन ले लेंगे, और कोई डिफिकल्टी आती है आप पूछेंगे। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र। अब भाई टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो आपको शिक्षण के सूत्र भी तो पता होने चाहिए। या आपको मैंने क्लास दे दी, बोला ठीक है आज मैं कुछ, मेरा पर्सनल रीजन है, मेरी जगह आप क्लास ले लीजिए, तो आपको वो मैक्सिम्स तो पता होनी चाहिए, आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे। तो वो टीचिंग के बेसिक रूल्स होते हैं, वो सामान्य नियम होते हैं जो आपकी टीचिंग को बहुत प्रभावशाली बनाते हैं, आसान। कि स्टूडेंट ऐसा नहीं यूं सोचे, मतलब लाइक क्रिकेट में होता है ना, बाउंसर जा रहे हैं कि वाइड बॉल जा रही है, नो बॉल जा रही है, कुछ भी बैट पे नहीं आ रहा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर बैटिंग स्टूडेंट से करवाएं, ऐसी बॉल्स ही डालें। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल इजी इजी पढ़ाते रहें, कोई टॉपिक टच ही नहीं करे, तो आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, बहुत आसान से टॉपिक से आप शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको ऐसे समझाएंगे कि आपकी वो जो कॉम्प्लेक्स बातें हैं वो भी स्टूडेंट को इजी लगने लगे, ठीक है। अब मैंने आपको सपोज हम योगा के ही हैं, हालांकि आप इसमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी है, बट ठीक है योगा का ही हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कि आते ही मैंने फर्स्ट डे का बकासन करो, किसी को बकासन, बॉडी फ्लेक्सिबल ही नहीं है, कभी किया नहीं है, मीनिंग ही नहीं पता, तो ऐसा थोड़ी होता है। मैं फर्स्ट डे सूक्ष्म व्यायाम करवाऊंगी, मैं ब्रीदिंग पैटर्न देखूंगी कि ब्रीदिंग तो सही कर रहे हैं, नहीं तो आप बोले 10 साल से हम योग कर रहे हैं कोई फायदा नहीं हुआ, भाई कैसे होगा, ब्रीदिंग ही आप गलत कर रहे हो तो बेनिफिट होगा ही नहीं। तो पहले तो मैंने ब्रीदिंग पैटर्न चेक किया, फिर मैंने सूक्ष्म व्यायाम करवाया, फिर मैं आगे के आसनास पे आई, और फिर मैंने एडवांस पोस्चर्स लिए।
तब मेरी टीचिंग इफेक्टिव होगी। फिर नोन से अननोन की तरफ, तो स्टूडेंट की जो पहले की नॉलेज है उससे नई नॉलेज को कनेक्ट करना। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने कहा कि हमने योग में एमए किया है, तो हमें बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन अभी यूनिट 1 में याज्ञवल्क्य स्मृति आई, वो आपके एमए में नहीं थी। तो आपको फिर मैं ऐसे टॉपिक्स पहले मैं लूंगी जो आपने पढ़ रखे हो, और फिर हम अज्ञात की तरफ जाएंगे। ठीक है, नोन टू अननोन। जो चीजें पहले नहीं पता उनको एकदम से नहीं उठाएंगे, जो पता है पहले उनकी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करवाएंगे, फिर आपको उन चीजों पे लेके आएंगे, उन टॉपिक्स पे लेके आएंगे। तो आपको जब पढ़ाना है इन फ्यूचर, आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बने, अपने लेसन प्लान आप तैयार करें, तो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखें, उनका सब कुछ एज, बैकग्राउंड, उनकी लैंग्वेज समझने का, वो सब देखते हुए अब बनाएंगे। तो ये देखेंगे इनको अच्छा ये टॉपिक्स पता है, अब जो नहीं पता अब वहां उनको पढ़ाना है। ठीक है, फिर कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। अब आप इसको एक सिंपल सा फॉर्म लीजिए। कंक्रीट क्या होता है? जो आंखों के आगे दिख रहा है। सॉरी, कंक्रीट, यस यस यस, कंक्रीट जो आंखों के आगे दिख रहा है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो आंखों से हम देख नहीं सकते। मैंने कहा लव, काइंडनेस, पैशन, इंटेलिजेंस। अब आपको ये आंखों से दिख रही है? लव कभी दिखाई देता है? माँ बच्चे को प्रेम करती है तो वो उसे छू के, सहला के, स्पर्श करके, किस करके बता सकती है, लेकिन प्रेम को आंखों से तो हम नहीं देख सकते ना। जैसे मैं कहूँ मुझे गरीब लोगों पे बहुत दया आती है, तो अब ये दया, काइंडनेस, ये कोई आंखों से देखने वाली चीज तो है नहीं, ये तो फील होने वाली बात है ना। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी जो आंखों से नहीं दिख रही है, और जो आंखों से दिख रही है, कंक्रीट है, उससे उस तक जाना। तो पहले तो मैंने रियल ऑब्जेक्ट लिया आपके सामने, वो एग्जाम्पल लिया, और फिर मैंने उसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझाया। जैसे बॉडी मूवमेंट है, मैंने कोई आसन आपको करके दिखाया, और फिर मैंने कहा कि देखो इससे आपका एनर्जी लेवल ये होगा, विपरीत करनी करोगे तो आपका प्राण अपान का संयोग होगा, पांव ऊपर कर लोगे तो आपकी नाभि का जो अमृत है वो किस तरह से सुरक्षित रहेगा, वो बात मैंने आपको पूरी फिर समझाई। अब मैं डायरेक्ट कहूँ कि नाभि में तो अमृत है, और वो इस तरह से गले में जो है अमृत, वो जब नीचे गिरता है, नाभि पे सूर्य है, उसमें वो जल जाता है, अब आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे एकदम से। फिर मैंने आपको पहले तो करके दिखाई विपरीत करनी, फिर मैंने कहा देखो इससे ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा है? पाँव से हेड की तरफ आ रहा है, तो उससे आपके बाल जो होंगे वो सफ़ेद नहीं होंगे, आपको स्किन पे रिंकल्स नहीं आएंगे फेस पे, और जो आपकी अग्नि है नाभि चक्र पे वो इस तरह से रहेगी, और जो गले में हम कहेंगे कि जो अमृत है वो सिक्योर रहेगा। अब आपको ये कंसेप्ट कुछ समझ में आने लगी कि अच्छा ये चीजें होती है क्या, नाभि में कोई अमृत भी होता है क्या, नाभि में कोई अग्नि भी होती है, गले में कोई अमृत भी होता है क्या, वो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ऐसी क्या कंसेप्ट है। अब आपने जब कभी पढ़ा ही नहीं पहले, तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ करके दिखाया आपको, छोटे मोटे मूवमेंट्स करके दिखाए, पाँव ऊपर किए, फिर उसको कैसे पोज लेना है, कैसे छोड़ना है, पूरा समझाया, तब आपको लगेगा अच्छा ऐसे होता है क्या। तो मैं कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आपको लेके गई, तो ये चीज होती है। फिर स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक यानी विशेष बात, कोई विशिष्ट, और जनरल मतलब बहुत सामान्य बात। तो पहले मैंने एग्जाम्पल बताया कि योगा का क्या बेनिफिट होता है, फिर मैंने आपको ओवरऑल बताया हेल्थ बेनिफिट, कि आप अगर रोज प्राणायाम करोगे, मुद्रा करोगे, बंध लगाओगे, आप अगर डेली आसनास करोगे, आप अष्टांग योग का पालन करोगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो आपको फिर ये बेनिफिट होगा। मतलब आपकी हेल्थ टोटली ओवरऑल, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहोगे, तब आपको लगेगा अच्छा ये बेनिफिट है। तो मैंने पहले स्पेसिफिक बात बता दी, फिर मैं जनरल बात की तरफ आई। मैंने एकदम कहा अगर योग भगाए रोग, मैंने आपको स्पेसिफिक एक सिद्धांत दे दिया, फिर मैंने बताना शुरू किया कि भाई योग कैसे काम करता है रोग भगाने में, वो बात आई। फिर होल टू पार्ट्स, समग्र से भाग। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक का ओवरव्यू दिया, फिर पार्ट्स बताए। जैसे अभी हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ही आप प्रिंट लेके बैठे होंगे, तो आप उसमें पढ़ सकते हो, पता है आपको कि किस तरह से पहले सारी की सारी वो थ्योरीज, थिंकिंग क्या है, कंसेप्शंस क्या है, फिर धीरे धीरे होते होते लास्ट में जाके आप जो मूक्स है, स्वयं प्रभा, वो सब पे आए हो। तो फिर हमने पहले तो बात की डे 1 पे कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, फिर मैंने उसके पार्ट्स बताने शुरू किए
कि इसको इस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। तो अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, सूर्य नमस्कार। तो पहले कंप्लीट मैंने पूरा आपको एक बार करके दिखा दिया, फिर मैंने आपको 1 बाय 1 बताया, देखो ये प्रणामासन होता है, फिर जब हाथ ऊपर करते हैं वो हस्तोत्तानासन होता है, पाद हस्तासन में एक्सेल करते हुए नीचे आते हैं। तो अब मैंने उसके एक एक स्टेप आपको समझाए। तो सबसे पहले होल टॉपिक का ओवरव्यू दिया, फिर उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया, जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले दिन मैंने सिलेबस बताया पूरा, उसके बाद फिर एक एक उसके पार्ट को मैं एक्सप्लेन करती गई। फिर होता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की तरफ आना। तो टीचिंग स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही देखनी है हमें। ये नहीं बच्चे को नींद आ रही है, स्टूडेंट को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, ध्यान कहीं और जा रहा है, और हम उसको लॉजिकल उसमें बड़ा बताए जा रहे हैं ऐसे ऐसे। थोड़ा सा उसकी साइकोलॉजी को देखना है, बच्चे को क्या पसंद है, किन टॉपिक्स पे वो खुश होता है। अब आप कभी अगर 15-16 साल के है ना बॉयज की क्लास लेने को मिले ना, तो क्रिकेट पे बात कर लेना, चेहरे इतने खिल जाते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लो आप, फिर वो इतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, मतलब एक दो क्रिकेटर्स के 3-4 के नाम बोल दो, उनसे उनका इंटरेस्ट का फील्ड बस मोस्टली बॉयज को पसंद होती है। तो आपकी वो क्लास कभी भी बोरिंग हो ही नहीं सकती। तो आपने पहले उनकी साइकोलॉजी देख ली, तो मनोविज्ञान से लेके फिर आप लॉजिक पे लाओ। फिर ये नहीं आप क्रिकेट की बातें करो, आपने क्लास की स्टार्टिंग की, उनका इंटरेस्ट डेवलप किया, और फिर धीरे 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 आप पॉइंट पे लेके आए, और उस टॉपिक को इतना अच्छी तरह से समझा दिया कि स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकली फिर लॉजिकल हो गए। तो उनकी फिर आपको इंटरेस्ट पता लगा, एबिलिटी पता लगी, अच्छा ये बच्चा ये भी कर सकता है, देखो इसमें ये भी क्षमता है। इस क्लास को जो टीचर्स ऐसे बोलते हैं ना क्लास बिल्कुल बेकार है, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, आप उस क्लास को भी ऐसी बना सकते हो कि रोल मॉडल बन जाए कि हाँ ये बच्चे बहुत सिंसियर है। तो ये टीचर पे काफी हद तक डिपेंड करता है। तो ये सब आप क्या पढ़ रहे हो, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हो कि आप आपकी क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। फिर एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ आएंगे आप। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, घर में हमारे बच्चे होते हैं, हम उनके लिए टॉय लेके आते हैं। कोई बच्चा उस खिलौने को बहुत संभाल के रखेगा, 2-4 साल तक वो खिलौना टूटने का नाम नहीं लेगा। कोई कोई बच्चे इतने खुराफाती होते हैं, जिस दिन टॉय घर में आएगा उसका पूरा ऑपरेशन करके पटक देंगे, पार्ट्स करके सीधे डस्टबिन में। कोई बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं, पूरा उसको खोलेंगे, एक एक पार्ट को पूरा समझेंगे और फिर उसको जोड़ के दिखाएंगे वो। तो ये होता है एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ। एनालिसिस मतलब तोड़ देना, टुकड़ों में बांट देना, और सिंथेसिस मतलब फिर से जोड़ देना। अब बहुत सिंपल एग्जांपल अगर लेडीज के रेफरेंस में दूं, तो हम लोग कोई भी सब्जी बनाते हैं तो पहले उसके पीसेज करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसको अब ऐसे कच्ची दे दो क्या खाई जाएगी क्या, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से हम बनाएंगे, कुकिंग करेंगे, भून के बढ़िया फ्राई करके अच्छे मसाले डाल के, तो फिर वो जब सब्जी बनेगी तो हमने क्या किया, पहले उसका एनालिसिस किया, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया उसको, और फिर उसको जोड़ के बढ़िया सी एक सब्जी बनाई। तो वो सिंथेसिस हो गया ना, उसका जोड़ना हो गया ना उसका। तो वैसे ही बच्चा भी क्या करेगा, टॉय को पूरा एक एक पुर्जा खोल दिया, लेकिन फिर वो कुछ पेचकस लेके बैठा, उसने उसको यूं 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 स्क्रू कस दिए, स्क्रू ड्राइवर लिया, और बहुत बड़े अच्छे से करके तैयार करके। तो हमें भी ऐसे ही करना है, टॉपिक को पहले टुकड़ों में बांट दो, फिर उसको एज अ होल समझाओ कि ये है। अब आपका यही चल रहा है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, तो मैंने इसके 8 पॉइंट्स अलग भी बताए, एक एक का उदाहरण भी दिया, मैंने इनको ब्रेक कर दिया। फिर मैं इसको पूरा कंबाइन करके आपसे ये कह रही हूँ कि भाई आप ये टीचिंग के मैगजीम्स काम में लोगे तो आपकी क्लास बहुत ही सक्सेसफुल होगी, बच्चे कुछ समझ पाएंगे। हमारा एम क्या है टीचिंग का, कि हम राष्ट्र को अच्छे नागरिक दें। तो हमारे हाथों में रॉ मटेरियल आता है और हम उन्हें तैयार करके समाज को, राष्ट्र को देते हैं। टीचिंग का उद्देश्य यही है कि अच्छे से हम पढ़ाएं और एक अच्छे नागरिक देश के लिए तैयार हो, वो हमारी हर बात को अच्छी तरह समझो, उसके सब्जेक्ट पे कमांड हो, वो समझ पाए उसको, उसके अंदर अच्छे गुण विकसित हो। तो ये हमारे उद्देश्य है। ये कब पूरे होंगे, जब हम इन मैक्सिम्स को फॉलो करेंगे, तो हमारी क्लास भी इंप्रेसिव होगी। अब देखेंगे यूज ऑफ सेंसेस। अब टीचिंग में ऐसा नहीं है कि केवल मैं बैठ गई, मैं आपको दिख रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, ऐसा लगेगा जया किशोरी जी प्रवचन दे रही है। उनके भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते होंगे, मेरे में तो आप बिल्कुल सो जाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेली आपके लिए पीपीटी, पीडीएफ ये सब लेके आते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं।
फिर आपको टेस्ट भी देते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी तो करवाते हैं, PYQ करने का भी बोलते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। तो ये सब क्या है, हमने आपको कुछ दिखाया है आंखों से, ये चल रही है आपके आगे, PDF चल रहा है, PPT चल रही है, आप आवाज सुन रहे हो लाइव हमारी, फिर आप डूइंग, आप उसके ऊपर डेली नोट्स भी बना रहे हो, आप उसके PYQ भी करके देख रहे हो, तो आपकी सारी सेंसेस यूज हो रहे हैं ना। कान से आप सुन रहे हो, आंखों से आप देख रहे हो, ब्रेन से आप, ब्रेन मोटिवेट कर रहा है और हाथ से लिख रहे हो नोट्स को। तो ये सब चीजें जब काम में होती है ना, तो कहते हैं यूज ऑफ सेंसेस हुआ है, इंद्रियों का यूज हुआ है, और टीचिंग के मैक्सिम्स ये 8 है। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये सबसे इजी लगे होंगे अभी तक आपको, क्योंकि वो थोड़ा थिंकर्स वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा आपको चैलेंजिंग लगे, साइकोलॉजी आ जाती है ना थोड़ी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट देखो एक बार समझ लोगे तो बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो पहला पहला क्या है, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो मोटिवेट करना बहुत जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, मतलब प्रोत्साहन देना उसको, बार बार ये कहना अरे बड़ा इजी है, आ जाएगा, मेहनत करो, कोशिश करो, हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप करना स्टूडेंट का, क्लास स्टार्ट होते ही मैं कह दूं ये टॉपिक तो इतना टफ है ना, हर कोई कर ही नहीं सकता, एवरेज स्टूडेंट तो आप लोगों के वश का नहीं है। वहीं पे वो डीमोटिवेट हो गया स्टूडेंट, वो कहेगा ठीक है मुझसे तो होगा ही नहीं। एक वही तरीका होता है क्लास स्टार्ट करते ही बोले कि अरे आराम से हो जाएगा, पढ़ो तो सही, पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मोटिवेट करो पहले अपनी क्लास को, फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाओ, फिर थोड़ी एक्टिविटी दो। आपको अगर हम संडे को टेस्ट ना देना, आप पूरा संडे का दिन आराम से अपना इंजॉय करोगे, आपके माइंड में कहीं भी ये नहीं रहेगा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज तो कोई क्लास नहीं है। तो हमने एक्टिविटी यही करवा दी कि चलो टेस्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन से बेटर लर्निंग करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करवाना होता है, आपको कोई वीडियो दे दिया हमने कि इसको देख के आपको प्रैक्टिस करनी है, योगा के स्टूडेंट हो, चलो आपके यूनिट 10th में प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आप करके देखोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखिए, अब ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, हर स्टूडेंट अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग भाषा बोलता हुआ आता है, उसकी आर्थिक स्थिति अलग होती है, कोई बहुत हाई क्लास से आता है, कोई बहुत लोअर एक सेक्शन से आता है जहाँ खाने पीने की भी उसको समस्या है घर में। तो सब चीज़ें अलग है, उसका माइंड सेट अलग है, उसकी क्षमता अलग है। लेकिन हो सकता है कोई बहुत गरीब परिवार से आया लेकिन उसमें इंटेलिजेंस इतनी हो, कोई एक क्षमता उसकी ऐसी हो, वो अगर बाहर आ जाती है तो टीचर को उसको ध्यान में रखना चाहिए कि इस बच्चे की ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस आउटकम को यूज़ करते हुए आप उसे मोटिवेट करें। तो आपको क्लास में ये बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, तो आप उन सबको साथ लेके चलो, ये नहीं 10 पे विशेष ध्यान दिया, 10 को नेग्लेक्ट किया, बिल्कुल नहीं। टीचर माँ की तरह होते हैं, माँ जैसे अपने सब बच्चों को बराबर प्रेम करती है, वैसे ही टीचर को भी सबको इक्वल रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सब अलग 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 कहेंगे कि बगीचे के फूल हैं, तो हमें गुलदस्ता बनाना है तो गुलदस्ता सुंदर बनना चाहिए। तो सबकी एबिलिटीज को भी ध्यान में रखेंगे, बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखेंगे। एक होना चाहिए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, अभी मुझे ये क्लास लेनी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, मेरा एम है आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझो, आप नेट JRF क्रैक करो, इस यूनिट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप इसके PYQs को समझ पाए, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है और मुझे क्लियर है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो मेरा एम क्लियर है बस। फिर रिवीजन प्रिंसिपल, रिवीजन भी ज़रूरी है। अब हम डेली क्लास स्टार्ट होती है तो हमने पहले दिन क्या पढ़ा, हम उसका पूरा एक रिवीजन लेते हैं ना, उसके बाद ही हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रिवीजन लेना। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या है, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मतलब सब बराबर बोले। कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ा सा बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं ना, जल्दी से मैम मैं बताऊँ, वो सारा कुछ बोल देते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, अच्छा रहा मेरा तो नंबर ही नहीं आया, उसने बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं, टीचर को सबको बराबर इक्वली सबको पार्टिसिपेट करवाना है। नहीं तुम पीछे नहीं बैठोगे, आगे आओ, तुम्हें भी बोलना है, सबको अपना 2-2 मिनट हर एक क्वेश्चन का आंसर सब सुनाएंगे। तो ये टीचर पे भी डिपेंड होता है कि वो स्टूडेंट को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे, बोलने के लिए प्रोत्साहित करे।
तो ये आपने देख लिया, ये अभी शॉर्ट में ये सारे के सारे ये मैक्सिम्स ऑफ है और ये प्रिंसिपल्स है सारे, ठीक है। अब हम आज और देखेंगे, एक और नई चीज है बट काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत काम आएगी। कैसे काम आएगी वो देखिए। हर्बर्ट नाम का एक कहेंगे साइकोलॉजिस्ट कहें, फिलोसफर कहें, एजुकेशनिस्ट कहें, जो भी शिक्षा शास्त्री कहें, तो उन्होंने एक लेसन प्लान के स्टेप बताए हैं टीचिंग के। ये सिद्धांत देखिए, कोई भी क्लास हम लेते हैं ना, 30 मिनट उसका ड्यूरेशन होता है, किसी का 40 मिनट होता है, और हाईएस्ट 1 घंटा। 1 घंटे से ज्यादा कहीं भी कोई क्लास नहीं होती है, ठीक है। फिर एक चेंज आता है, स्कूल में भी अलग अलग पीरियड्स होते हैं ना, कॉलेज में भी हम जाते हैं तो होता ही अलग अलग पीरियड्स आते हैं। तो ये लेसन प्लान जो उसने बनाया, उसने कुछ स्टेप्स बनाए वहां पे। तो सबसे पहले क्या किया उसने, प्रिपरेशन, प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करता है। भाई पहले से आपको इस बारे में क्या पता है, ये पूछा मैंने। फिर मैंने नए टॉपिक के लिए रेडी किया कि भाई आपने यूनिट 1 में ये जो यूनिट 1 पढ़ रहे हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसकी बिगनिंग पढ़ ली, कंसेप्ट सारी क्लियर है, अब आगे बढ़े। कल हमें मूक्स पढ़ने हैं तो उससे पहले की सारी बेसिक्स पता है, मूक की फुल फॉर्म पता है ना। तो मैंने आपकी प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट किया, और फिर अब नया मैं क्या पढ़ाऊंगी उसके बारे में आपको मैंने तैयार किया। तो क्या किया, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया, क्वेश्चंस पूछ पूछ के, ठीक है। फिर दूसरा मैं प्रेजेंटेशन पे आई। अब कोई नई कंटेंट मैं लेके आ रही हूँ तो मुझे डिमॉन्स्ट्रेट दिखाना भी तो पड़ेगा, तो मैंने पीपीटी तैयार की। भाई अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पीपीटी बेस्ट माध्यम है। तो मैंने चार्ट्स की हेल्प से कुछ उदाहरण लिए, कुछ मॉडल्स दिखाए, एक्सप्लेनेशन का यूज किया, और फिर आपको प्रेजेंट किया उस टॉपिक। फिर मैंने कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना और संबंध किए। नई नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से मैंने कंपेयर और रिलेट करवाया, ठीक है, कि आपने पहले क्या पढ़ा और अब क्या पढ़ रहे हो। सपोज मैं हठ योग पढ़ा रही हूँ, तो हठ योग में आपको पहले से कितना पता है। आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं, एमए में नहीं था। तो फिर यहाँ कंपेयर रिलेट नहीं होगा, सिंपली आपको मैं नए सिरे से पढ़ाऊंगी। बट आपने योग सूत्र पढ़ रखा है तो मैं उससे कुछ आपकी पुरानी नॉलेज के कितने सूत्र पढ़े हैं, कितने पाद तक पढ़ चुके हो, कौन कौन से सूत्र थे, अब क्या ये वाले ले लें, तो वो मैंने रिलेट करवाया आपको। तो उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी और बहुत अर्थपूर्ण बन जाएगी। फिर जनरलाइजेशन पे आए, तो स्टूडेंट्स जनरल रूल या प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कोई भी मैंने सामान्य नियम प्रिंसिपल्स आपको समझाए। मैं जैसे नेति के बारे में बता रही हूँ, तो अब मैं सूत्र नेति बताने लगी, आपने कभी सूत्र देखा ही नहीं, तो मैं पहले जल नेति, एक बहुत कॉमन चीज है, लोग करते भी हैं, वो मैं बताऊंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने जनरल रूल, प्रिंसिपल, वे आपको जुकाम रहता है अक्सर, बहुत छींकें आती है, एलोपैथिक दवा से आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रहा है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी है, तो अब आप जल नीति करिए। तो बड़ा मैंने उसको जनरलाइज करके आसानी से आपको समझा दिया कि ये एक क्रिया है, इसे करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये मैंने बड़ा एक जनरल वे में आपको सिखाया। फिर मैंने आपको एप्लीकेशन करवाया कि अब आप करके दिखाओ, अप्लाई करो, इसको खुद पे करो, आपको अगर साइनस है तो करके ठीक होके दिखाओ आप। तो इस तरह से क्वेश्चंस दिए, एक्सरसाइज दी, एक्टिविटीज दी, तो आपको मैंने उसको प्रैक्टिकली अनुप्रयोग एप्लीकेबल किया उसको। तो अब ये कहेंगे कि ये जो हर्बर्ट ने बताए हैं ये हमने पढ़े हैं स्टेप्स ऑफ टीचिंग, किसके, लेसन प्लान के। आपकी ये क्लास जो भी डेली 40 मिनट्स की होती है उसका एक लेसन प्लान बनता है, उसमें मैं एक तैयारी करती हूँ आज क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पीपीटी बनानी है, पीडीएफ बनाना है, केवल बोल के पढ़ाना है। फिर आपको पहले से कितना पता है मैंने उसको कंपेयर करके आपका इंटरेस्ट डेवलप किया। फिर मैंने जनरल रूल्स बताते हुए आपको उस कंसेप्ट का कंक्लूजन, मेन आइडिया समझाया। फिर मैंने आपको उसको प्रयोग में लाने के लिए कहा कि अब नोट्स भी बन गए हैं, अब आप इस पे PYQ करो और अपनी लाइफ में यूज करो उसको। अब बात आ रही है माइक्रो टीचिंग की। 2 शब्द होते हैं, ध्यान से समझ लेना, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो सूक्ष्म, मैक्रो बड़े के लिए आता है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक, छोटा सा टाइम लेगा,
स्पेसिफिक स्किल है उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करेगा टीचर। तो देखो कैसे बनाया ये। पहले तो इसका एक आप वो देख लेंगे क्या प्लानिंग है, तब आपको इसके लाभ बताएंगे। मुझे 36 मिनट्स मिले हैं कि 36 मिनट्स में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की आज की क्लास लेनी है। मैंने प्लानिंग कर ली कि मैं ये टॉपिक लूंगी आज। फिर मैंने स्किल यूज करके 6 मिनट आपको प्रॉपरली वो कंसेप्ट बताई। फिर मैंने आपको फीडबैक दिया कि अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, देखो ये पूरा इतना इतना हमने देखा है। फिर मैंने रीप्लान किया कि ये फीडबैक है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये वाली बात बच्चों को प्रॉपर समझ में नहीं आई। अगर कल मैं एक डायग्राम बना के लाती हूँ तो सारे स्टूडेंट्स एक बार में समझ जाएंगे। वार्क मॉडल समझाना है मुझे, और वार्क का मीनिंग तो मैंने समझा दिया, बट इनको प्रॉपर याद नहीं होगा। तो ऐसा करती हूँ, मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। मैंने मैस्लो पढ़ाया, मैस्लो के वो जो सारे 6 स्टेप्स हैं हायरार्की की थ्योरी, तो मैंने उसका एक डायग्राम निकाल लिया। तो आप उसमें वो पिरामिड देख के जल्दी समझ गए। फिर मैंने रीटीच किया कि चलो कल आपको मैंने मैस्लो पढ़ाया था, नहीं आया, चलो आज देखो भाई ये आप सही लग रहा है ये डायग्राम देख के। फिर मैंने आपका री फीडबैक लिया, अब ठीक है। तब आपने कहा अब बिल्कुल ठीक है, अब हमें पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब मैंने अगर 36 मिनट्स की ये वाली टीचिंग की, ये साइकिल लिया, तो उसके मुझे फायदे क्या हुए। ये रियल टीचिंग सिचुएशन है, ठीक है। आपको क्या प्रैक्टिस मिली कि इस तरह से पढ़ाया जाता है। फिर मैंने एक ही टीचिंग स्किल की ट्रेनिंग आपको प्रॉपरली दी। फिर मैंने अभ्यास की जो प्रक्रिया रखी वो मेरे कंट्रोल में रही कि आप लोग प्रॉपर समझते रहे, और मैंने तुरंत आपका फीडबैक भी ले लिया आया या नहीं। फिर टीचिंग स्किल इससे क्या होती है, सुधरती है। मेरे में जो कमियां रह गई पढ़ाने में, आपके फीडबैक से वो और बेटर होगी। अब मैं अपनी अगली क्लास में वो वाली कमियां नहीं रखूंगी। फिर इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ देखो मैंने पढ़ाया, ये मेरी कमी थी, बट आज मैं इसको इम्प्रूव करके आई। मैंने डायग्राम भी बना लिया। मैं थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा बोल रही थी, बच्चों को हिंदी चाहिए थी, अब मैं हिंदी में टॉक कर रही हूँ। मैंने चार्ट्स भी प्रॉपर बना लिए हैं, डायग्राम्स बना लिए हैं, तो अब मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगर आप लोगों को सही समझ में आया, मुझे रिजल्ट अच्छे मिले, आप लोगों के PYQ सही सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उससे। तो ये बेनिफिट्स हुए, उसके फायदे हुए। मेरिट्स यानी फायदे, बेनिफिट्स, लाभ ये हुए। तो ये पूरा का पूरा 36 मिनट्स का। अब मैं ये नहीं कह सकती देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्वेश्चन इसको प्रैक्टिकली वो अप्लाई करके कोई PYQ बना दे, हो सकता है वो सीक्वेंस दे दे, इसमें से ये सेकंड नंबर हटा दे। आपको 4 सीक्वेंस बतानी, 4 ऑप्शंस है तो 2 हटा दे, लास्ट की 2 हटा दे, 4 दे दे, उनको ऊपर नीचे करके फिर बोले चलो सीक्वेंस में सेट करो। ऐसे पूछे जाते हैं। हमेशा नेट JRF में कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाता। ये स्टेप हो गया, अब इसमें से कुछ निकाल दिया, फिर ये भी पूछ ले, इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। हो सकता है इनके एक एक एग्जाम्पल या इनके अर्थ निकाले सामने लिख दे, फिर बोले मैच मेकिंग करो, इसको इससे मैच करो, इससे उसको मैच करो, नीचे ऑप्शंस दे दे मैचिंग के। तो ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल एक शॉर्ट में की नोट्स है, इसको आप अगर अपने चार्ट पेपर पे लिखोगे, डेली पढ़ोगे, तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अब एक कंसेप्ट जो आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगी, अभी जो अब आप मूक्स और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पढ़ोगे ना आज से, फ्लिप्ड क्लास। तो आप सोचेंगे ये क्या होती है फ्लिप्ड क्लास। फ्लिप्ड क्लास ये होती है, देखिए ट्रेडिशनल मेथड तो क्या है कि पूरा का पूरा टीचर पे है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, आपको क्या क्या सिखाना है, इसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है, आपको सिंपली आके बैठना है। जहाँ मॉडर्न टेक्निक होती है वहाँ आप लोगों से मैं बार बार पूछूंगी, आप लोग एक्टिव रहोगे, स्टूडेंट सेंटर्ड, आप पैसिव मोड में नहीं रहोगे, बहुत बोलोगे, सवाल पूछोगे बार बार, मुझे आगे पढ़ाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपके सवाल इतने होंगे। अब एक आजकल ऐसी मेथड बनी जिसमें दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसा मान लो आधुनिक शिक्षण पद्धति है, इसको एक तरह से बिल्कुल या तो कहीं उलट ही दिया। मतलब आपने घर पे गूगल खोला, गूगल पे आपने कुछ वीडियो देखे कि आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है शाम को, आज ये वाला टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम इसको पहले से पढ़ लेते हैं। आपने उस पर नोट्स बना लिए, फिर आपने ऑनलाइन मटेरियल निकाला, कुछ टॉपिक उससे निकाल लिए,
अब आप क्लास में आए तो आप मुझे सुन नहीं रहे हो, आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो। मैम आपने तो हर्बर्ट के 6 स्टेप बताए, हमने तो 7 पढ़े थे, गूगल पे देखा मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, एक वीडियो देखा, वहां पे तो सूर्य नमस्कार के बारे में मंत्र ये बता रहे थे, आप तो ये बता रहे हो। फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर मैंने आपकी सॉल्व की कि देखो आप जो देख के आई हो ना वो ऑथेंटिक नहीं है, मैं इस बुक से पढ़ के आई हूँ, देखो मैंने बुक दिखाई, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब जब स्टूडेंट 80% तैयारी के साथ क्लास में आए, पहले से एडवांस तैयारी करके आए, और क्लास में पढ़ाना नहीं हो, डिस्कशन हो। मैंने सुकरात के बारे में बताया था ना, उसके पास युवा आते थे यूनान में, और वो प्रश्न करते, सुकरात उत्तर देता, फिर प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर। तो ऐसे करके डिस्कशन जब उनका बढ़ा तो फिर युवाओं में चेतना आने लगी। तो वहां के लोगों ने फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन था सुकरात से इतना डर गए कि उसको मरवा दिया, उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। तो ये तो एक अलग बात थी, खैर यहाँ पे वो रेलिवेंट इसलिए नहीं है, मैं सिंपली ये बता रही थी कि डिस्कशन एक मेथड हो जाता है। फिर जैसे सुकरात की क्लास में तो बच्चे ऐसे ही थोड़ी आते थे, वो भी कुछ तैयारी से आते होंगे ना, तब वो सुकरात के सामने बैठ के डिस्कस कर पाते थे। तो वैसे ही सपोज कल की क्लास में आप मूक के बारे में पहले से सब कुछ निकाल के पढ़ के आ जाओ, नोट्स बना लिया आपने, 80% तैयारी से आप आ गए। और अब जब मैंने पीपीटी निकाली मूक की, आप उसकी फुल फॉर्म पहले ही बोल रहे हो, फिर आप उसके सारे जो कंपोनेंट्स है वो बोल रहे हो, उसके बेनिफिट्स बोल रहे हो, फिर उसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कहलाता है फ्लिप्ड क्लासरूम। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, आ चुका है पीवाईक्यू में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसे देख लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक और जो टॉपिक है हमें लेना है, वैसे तो कल से ही हम इसको ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे, बट एक ओवरव्यू मैं आपको दे देना चाहती हूँ कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी से आते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कोशिश करना अगर फ्लिप्ड क्लासरूम वाला मेथड कल हम फॉलो कर सकें। चलिए ये देखिए, ऑनलाइन शिक्षा के प्रकार। अभी आपकी शिक्षा कौन सी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है ना, तो इसके प्रकार देखिए आप। ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस, इसको ई लर्निंग कहते हैं। फिर ऑनलाइन एंड ऑफ कैंपस, ओडीएल। ऑनलाइन एंड नो कैंपस, ये मूक, ओईआर। तो इससे एक आपको प्रॉपर माइंड में एक मैप हो गया कि ये ऐसे इसके प्रकार चलेंगे। अब इनको हम हिंदी में करेंगे, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप इसको नोट्स जब बनाए ना, की नोट्स ऐसे ही लिखना। चलिए अब ऑनलाइन शिक्षा के प्रकार देखिए। फर्स्ट, ऑनलाइन प्लस ऑन कैंपस ई लर्निंग। मतलब क्लास में आप फिजिकली गए हो, आपने नेट जीआरएफ की कोचिंग ली, आप कोचिंग सेंटर जा रहे हो डेली, एक टाइम है आपका क्लास का फिक्स, वो पहुंच रहे हो। अब वहां टीचर आपको पुराने मेथड से नहीं पढ़ा रहे कि आप बैग में बुक्स लेके जा रहे हो और टीचर के हाथ में भी एक बुक है और फिर वो आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी अपनी डिजिटल मीन्स के माध्यम से, व्हाइट बोर्ड हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, उसके ऊपर वो पढ़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड भी हो गया कि आप फिजिकली क्लास में गए हो, शारीरिक रूप से आप क्लास गए हो, और वहां टेक्निकली जो टीचिंग है वो इन दोनों का इंटीग्रेशन हो गया, मिला दिया दोनों को। स्मार्ट क्लास, प्रेजेंटेशन और एलएमएस आदि का जहाँ पे यूज होता है वो क्या कहलाता है, ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस, जिसे क्या कहते हैं, ई लर्निंग। ये जो आपने यहाँ पढ़ा है ना, ये बस उसी को मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है। अब आप हिंदी में की नोट्स बनाए तो आप इस तरह से लिख लीजिए। अब भाई इसका कोई हिंदी अर्थ तो आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे रोमन में। ठीक है, तो नोट्स ऐसे ही बना लेंगे, छोटा सा इनका एग्जाम्पल लिखेंगे। 2-3 कलर के पेन रखा करो, टाइटल रेड से लिखो, उसकी डिटेल ब्लू से, फिर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है तो ब्लैक से लिखो। इस तरह से आपके जो की नोट्स बड़े चार्ट पेपर पे अच्छे बनेंगे ना, तो एग्जाम के 10 दिन पहले भी रिवाइज करोगे ना तो एकदम पॉइंट पे ही नजर जाएगी, इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं मिलेगा आपको फिर। अब सेकंड वाला है ऑनलाइन प्लस ऑफ कैंपस। अब इसमें क्या है, ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग। तो विद्यार्थी संस्थान से दूर रह के अध्ययन करता है, आप फिजिकली डेली अपने कॉलेज नहीं जा रहे हो, इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन आपको मैटर मिल रहा है। ठीक है, और असाइनमेंट आपके पास आ रहे हैं, आप उनको
लिख के और भेज रहे हो, और वर्चुअल क्लासरूम्स हो रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होता है। ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि आपको फिजिकली जाना नहीं पड़ रहा है, आप संस्थान से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको डेली ये जल्दी उठ के और तैयार होके एकदम टाइम पे पहुंचना है, तो वो सारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई, लचीलापन आ गया इसमें। अब आगे आएंगे ऑनलाइन प्लस नो कैंपस। तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है, टोटली ये क्लास ऑनलाइन चलती है और किसी भी भौतिक परिसर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग किसी ने डाली नहीं है, कोई सेंटर है ही नहीं, मतलब इसका जो ऑनर है उसने कोई बिल्डिंग ली ही नहीं, ना खरीदी ना रेंट पे ली, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल सेल्फ स्टडी बेसिस है। आपको कैंपस नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आपकी। ये मूक्स होंगे जो अभी आप पढ़ोगे, और इसकी ग्लोबल रीच है, वैश्विक पहुंच। मीन्स अमेरिका में किसी व्यक्ति को योग में बड़ा इंटरेस्ट है और उसे पता लगा भाई सृजन योग एकेडमी नाम से कुछ चल रहा है और ये लोग YCB के लेवल्स की तैयारी करवाते हैं, तो क्यों ना हम ज्वाइन कर लें। तो उसने हमें कांटेक्ट किया, हमने कहा ठीक है हमारा बैच चल रहा है इंग्लिश मीडियम वाला, आप ज्वाइन कर लीजिए। उसने ज्वाइन किया, वो डेली क्लास में आ रहा है, वो डेली पढ़ रहा है। ना वो कभी विजिट किया उसने हमसे फिजिकली, वो मिला, लेकिन उसकी पढ़ाई हो रही है। हमने उसके एग्ज़ाम करवा दिए YCB वाले, उसका लेवल क्लियर हो गया और वो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बन गया। तो ये हुआ थर्ड वाली कैटेगरी। ठीक है, तो इतना सा आज बताया, कल इसको फिर रिवीजन में लेंगे, बट इसके नोट्स आप बना लेना, काफ़ी इजी है, इस इमेज से भी आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार शांति पाठ करेंगे, फिर आपके प्रॉब्लम सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. हरिओम। चलिए अब बताएंगे, आप लोग अनम्यूट कीजिए, समस्या